हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिए, जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हम आर्मी जीडी का एक कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर भी हम आज फिर से पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी जीडी का कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट जैसा आपके पैटर्न आता है एग्ज़ाम में, बिल्कुल हमने वैसा ही पैटर्न लिया है। और जो टेस्ट का हमारा लेवल है वो उतना ही है जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, ना ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है। और ये पेपर मैंने खुद से सेट किया है आपके लिए। तो देखिएगा, ये आपका एकदम लाइव टेस्ट है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो भी आप इसको लाइव टेस्ट के रूप में लेकर चलेंगे तो भी आपका ये लाइव टेस्ट ही रहेगा, ठीक है। ये आपका एक तरह से पेपर है। आज आपको पता लगेगा कि आपका लेवल कितना है, आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और देखिएगा, क्योंकि ये आपका पेपर हो रहा है तो मैं आप सबसे स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि अपना कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान और विज्ञान के बाद हम गणित के प्रश्न मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे ऐड किए हैं, जिनकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। तो गणित के प्रश्नों के लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपको खुद सॉल्व करना है और बाद में मेरे साथ आंसर मैच करना है कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिएगा, हमारा जो पहला भाग है वो है भाग 1 सामान्य ज्ञान। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से आपका जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको पता है, जो हमारे सामान्य ज्ञान और विज्ञान है उनके क्वेश्चन हम फटाफट कर लेंगे। उसके बाद जो मैथ के प्रश्न हैं उसमें हम समय लेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको समझाना है और आपको सोल्व भी करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आपको आंसर देना है। यहाँ पे पहला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पे हैं। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। तो देखिए, जिन्होंने ऑप्शन सी चूज़ किया है आंध्र प्रदेश, उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। फटाफट से आंसर देना है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। सन 1498 में यह भारत आया था और यह पुर्तगाल का निवासी था। जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए, मैं फटाफट स्पीड में बोलूँगा, इसके माइंड मत करना कोई भी, क्योंकि ये हमारा जीके है, यहाँ पे समझने का कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। और ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में आया है, आर्मी क्लर्क में आया है और बहुत सारे एग्जाम में आया है। फ्रांस की क्रांति जो है ये सन 1789 में हुई थी। जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न भी महात्मा गांधी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, फटाफट से आपको आंसर देना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, जीके और साइंस के पोर्शन में मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम समय वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, है ना। इसको आप मैनेज कर लेना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 6, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये भारत की पहली राज्यपाल भी थी, महिला राज्यपाल, ठीक है। और ये भारत की पहली राज्यपाल बनी थी, वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने चूज़ किया होगा उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, गुजरात। फटाफट से आपको आंसर मैच करते जाने हैं, आपके कितने ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जी देहरादून में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, ये है कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इससे इजी क्वेश्चन हमारी आज की पूरी सीरीज़ में नहीं है, पूरी टेस्ट सीरीज़ में नहीं है। तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत फेमस है आपके आर्मी का ही। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए को चूज़ किया होगा सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया था, आपसे बेसिकली यह पूछा गया है। तो उम्मीद है आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, है ना। ज़्यादा आपको समय नहीं मिल रहा आंसर देने के लिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा 12 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर किस भारतीय धर्म में हुए थे? तो देखिएगा जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर का नाम था महावीर स्वामी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सभी को पता होगा कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह सिनेमा यानी कि फ़िल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में। जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा भाग 1 का लास्ट प्रश्न है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में से एक के साथ जुड़ा हुआ है? पुलित्ज़र पुरस्कार किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्ज़र पुरस्कार। तो यहाँ पर हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा आप सभी को समझ में आया होगा। भाग 2 करेंगे हम सामान्य विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो सूर्य और तारों से जो ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होता है उसका स्रोत क्या है, उसमें कौन सी अभिक्रिया लगती है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फटाफट ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन जिन्होंने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है और बिल्कुल आसान है, ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केल्विन। और देखिएगा आपको जो हमारी लाइव चैट चल रहा है उसमें तो आपको आंसर देना ही है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने में मान लीजिए लेट हो गए लाइव चैट में, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोच लेना, क्योंकि आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और देखिएगा एक और आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ 2 मिनट दीजिएगा बस, कि कोई भी टेस्ट हो या कोई भी पेपर हो उसका कठिन होना या आसान होना हम डिसाइड करते हैं, यानी कि वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उसको बोलेंगे कि आसान पेपर है। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए कि यदि आप आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे थे तो अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा अगर किसी का 2 या 3 महीने से तैयारी कर रहा है तो शायद उसके नंबर में भी 30, 35, 32 नंबर आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उनसे कम्पीट कर रहे हो जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, जो 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो समय तो लगता है दोस्त। ठीक है, यदि आप काफ़ी समय से अभी भी तैयारी कर रहे हैं, आप अभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हर एक चीज़ समय मांगती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है आपके आर्मी के एग्जाम में ही। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 20, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? फटाफट से आंसर देना है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गामा किरणें। उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। 21 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन समझते होंगे कि कौन से रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, बैंगनी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, फटाफट से आपको आंसर भी मैच करना है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को बोलते हैं? तो बोलते हैं जी लाइजोसोम को।
ऑप्शन बी जिन्होंने दिया होगा सभी का आंसर सही होगा। 23, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है मधुमेह रोग, जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क समझते होंगे, किडनी। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज के प्रश्न में हम डिटेल वाइज डिस्कस नहीं करेंगे। 26, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो यह प्रश्न कुछ स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है, जिन्होंने थोड़ी सी डीपली तैयारी की है उनके लिए आसान होगा। ठीक है, तो माइंड नहीं करना, सबकी तैयारी अलग अलग लेवल पर होती है, सब अपने लेवल के हिसाब से बेस्ट टेस्ट देते हैं। ठीक है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है इम्प्रूव होने में, इस चीज़ को आप ठुकराना नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया रोग का परजीवी है। 27, शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी जिन्होंने चूज़ किया है सभी ने आंसर सही दिया है दोस्तों। 28 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, परमाणु के नाभिक में होता है। तो देखिएगा, जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षीय रूप में घूर्णन गति करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखना है कौन से आंसर में है, ऑप्शन एक में ही है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार पता होना चाहिए, 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट 29, पीतल किसका मिश्रण होता है? फटाफट से आंसर देना है। यदि आपको थोड़ा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना टेस्ट लगाने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा और जिंक का मिश्रण जो है पीतल बनता है। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे है, आर्मी के हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? अब इस क्वेश्चन में 90% को प्रॉब्लम हो जाएगी, 90% को, और जबकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार घूम फिर के कई जगह एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है। तो पेंसिल में क्या प्रयोग होता है कार्बन के रूप में, यही आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका जी? ऑप्शन ए ग्रेफाइट। सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रिन। ऑप्शन बी जो मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, और बहुत आसान है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? इससे आसान क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा हमारी इस टेस्ट में। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। और भाग 2 का हमारा लास्ट प्रश्न, किस ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है? यानी कि जो ईंधन है उसके अपस्फोट रोधी गुण को कौन दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भाग 1 और भाग 2 के, अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको क्या होता है, जैसे 35 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो आपको 25 से लेकर 28-29 क्वेश्चन जो है ऐसे आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे उनका आप फटाफट आंसर कर देंगे। और इनमें आप कंपटीशन मत समझना कि आपने 29 क्वेश्चन ठीक कर दिए,
जो 2 या 3 महीने से भी तैयारी कर रहे होंगे, ये 29-30 क्वेश्चन वो भी ठीक करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो इसमें इतना कंपटीशन नहीं है, इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट के 7-8 क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे देगा एग्जामिनर, हमेशा हर पेपर में, जिसमें आप थोड़े सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसमें आपको अपना नया दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आपने कितनी नॉलेज एक्स्ट्रा गेन की है आपको वहाँ पे पता लगेगी, ठीक है। तो वहाँ पे कंपटीशन होता है आपका असली। और मैं क्या करता हूँ, हर सेट में 4 से 5, 7 से 8 क्वेश्चन नए ज़रूर ऐड करता हूँ, हर बार ऐड करता ही हूँ, ताकि आपका माइंडसेट वैसा डेवलप हो सके, ठीक है। प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपका स्कोर तो आएगा ही, बट उतना स्कोर नॉर्मल स्टूडेंट भी अचीव करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन वहाँ बढ़ता है जब आप एडिशनल स्कोर ऐड करते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना भाग 3, जो कि है हमारा गणित। उम्मीद करूँगा जो मैं बताता हूँ वो आपको पसंद आता होगा, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है। जैसा मैंने आपको बोला था, आप सभी को आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, फटाफट से आपको आंसर सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है वो स्लोली समझाऊंगा। तो अगर आप क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आप मेरे से पहले ऑटोमेटिक सॉल्व कर देंगे और मेरे साथ आप आंसर भी मैच कर देंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, 24 लड़कों वो उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगी? तो 2 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। तीनों ध्यान से देखना। एक तो है हमारा बेसिक तरीका कि 24 लड़के हैं और एक उनका शिक्षक है, तो टोटल बंदे कितने हो गए भाई? 25 हो गए। और 25 की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि मैं 25 को 15 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी भाई? यहाँ पे हमारी जो है वो कुल आयु आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं 25 को 15 से गुणा कर दूं तो 250, 25 पंजे कितना होते हैं भाई? 125 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना बनेगा? 375 बनेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 25 को 15 से गुणा किया तो हमारा यहाँ पे कितना बना? 375 बना। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि शिक्षक की आयु हटा दी, तो बंदे कितने हो गए? अब 24 हो गए। औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, तो औसत आयु पहले कितनी थी? 15 वर्ष, अब कितनी हो गई? 14 वर्ष। यदि मैं 24 को 14 से गुणा कर दूं तो इन 24 जो विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, इनकी कुल आयु आ जाएगी। तो मैं फटाफट गुणा भी कर देता हूं, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो गुणा मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं ताकि जल्दी हो सके। ओके, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96। थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे आएगा हमारा 336। तो देखिएगा, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया है? 336 आया है, ठीक है। इसको आप मत देखिए। अब यहाँ पे बोला है शिक्षक की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर तो 25 हैं जिसके अंदर लड़के और शिक्षक दोनों हैं, इसके अंदर सिर्फ जो है लड़के हैं। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो 15 में से 6 गए 9, ठीक है। यहाँ पे हमारा बच गया कितना? 6 में से 3 गए 3, तो 39 वर्ष जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, आपको मैं एक ट्रिक समझाऊंगा, यूनिट डिजिट वाली आपको ट्रिक समझाऊंगा, जिसमें आपको ये सभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको देखिएगा। अब यूनिट डिजिट आपको कब लगाना है? जब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो सबका अलग अलग है। आपको इतना काम करना है, पहले आपको ये चीज़ देखनी है। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिएगा, पहले कितने थे? 25 लड़के थे, 25 लड़के और अध्यापक थे, ठीक है। और उनकी टोटल आयु कितनी है? औसत आयु 15 वर्ष। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। यानी कि अगर मैं इनको आपस में गुणा करूँगा तो मुझे पता है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो लास्ट में 5 आएगा। यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं, 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरे केस में देख लीजिएगा कि 24 हो जाते हैं टोटल और औसत आयु कितनी हो रही है? 1 वर्ष कम हो रही है, 14 हो गई। अगर मैं इनको आपस में गुणा करूं तो आप देख रहे हैं 4 चौके कितना होता है? 16 होता है। यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा भाई? 6 आएगा। इतनी चीज़ आपको कन्फर्म हो गई। तो यूनिट डिजिट से ही आप इसको सीधा माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको पता है इस 5 से पहले कुछ ना कुछ संख्या होगी, इस 6 से पहले भी कुछ ना कुछ संख्या होगी, ठीक है। हमको ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या माइनस करनी है।
तो सीधा आप हाथ से ले लीजिए, 15 यहाँ पे आएगा, 15 में से 6 गए 9, यानी कि जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 9 होगा। तो 9 तो आपको ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है, 39। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके इसको आंसर सीधा लगा सकते थे। ठीक है, ये ट्रिक तब लगानी है जब आप देख रहे होंगे कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट बहुत काम आता है, आपकी कैलकुलेशन बचा देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। फटाफट से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं आप रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए मैं स्लोली क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो माना मैंने वो संख्या x, अब x से घबराना नहीं है, कुछ लोगों को x के नाम से बुखार हो जाता है। देखिएगा, अगर मैं वो संख्या x मानूं, x का 25% बोला है तो मैं 25/100 लिख दूंगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। ठीक है, कि x का 25% 75 है। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ड्रॉ कर दी, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये 4 यहाँ जाके 75 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। अगर 4 75 में गुणा हो रहा है तो 5 चौके 20 हासिल 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, इसका अब कोई काम नहीं है। x की वैल्यू आ गई 300, यानी कि वो संख्या जो है वो है 300। अब बोला है इसका 45%, तो इसका 45% निकाल दो भाई, 45 अपॉन में 100 कर दो। 2 जीरो से आपको 2 जीरो काटनी है और इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। 135 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, उम्मीद करूंगा जिन्होंने आंसर सोल्व किया होगा सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। और ऑब्वियसली सी बात है, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग ही रहा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करना है आपको बिना कुछ बोले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके साथ 38 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। किसी धन का x% की दर से x वर्ष के लिए साधारण ब्याज x रुपये है, तो धन क्या होगा। तो देखिएगा, अब x को अपने माइंड में कबाड़ा मत करना। ठीक है, कोई उम्मीद करूँगा आप सोल्व कर रहे होंगे। अब मैं सोल्व करवा देता हूँ। अगर आपसे धनराशि बोली हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है धनराशि निकालने का, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100। नीचे हमारा होगा दर गुणा समय। ठीक है, दर गुणा समय। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है प्रिंसिपल। साधारण ब्याज हमको कितना दे रखा है, x रुपये। ठीक है, तो इसको मैंने x लिख दिया भाई। x गुणा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, यानी कि दर और समय हमको क्या दे रखा है। दर भी हमको x% दी है, समय भी हमको x% दिया है। सीधी सी बात है। तो नीचे भी क्या आएगा, x गुणा x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इस x से ये एक x हमारा कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा यहाँ पे 100 बटे में x बच गया, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे से बताया है, बिल्कुल फॉर्मूला ही पुट किया है। उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा, जो लंबाई होती है यानी कि डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो स्पीड हमारी कितनी है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको समय दे रखा है सेकंड में, और आपका आंसर भी जो है वो मीटर में है। तो जो आपकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता लग गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड में ये पूरी हमारी स्पीड है। ठीक है, अब देखिएगा समय हमको दे रखा है 8 सेकंड, तो मैंने गुणा 8 लिख लिया। तो स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा,
यानी कि ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 अठे कितना होगा भाई 80 होगा। तो 80 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिएगा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं भाई, वो होती हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े पर और 1 पर कटती हैं और किसी पर भी नहीं कटती। ठीक है, बट अब आप बोलेंगे 1, तो ध्यान रखना जो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, यह एक नेचुरल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 1। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, इसमें सॉल्व करवाने का कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41, ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से नहीं करवाऊंगा, आप बेसिक से करके देख लीजिए, आपका दिमाग इसमें थोड़ा सा हिल जाएगा। एक चीज़ आपको समझनी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 5 संख्याएं होती, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो देखिएगा जो औसत होता है वो क्या होता है, हमारा बीच वाली संख्या होती है ना। बीच वाली संख्या पे हमारा औसत गिरता है। ये चीज़ पता होगी, 2 हमने यहाँ छोड़ दी, 2 हमने यहाँ छोड़ दी, यानी कि जो बीच वाला है ये एवरेज होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये 5 संख्याओं में मैंने बताया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 3 संख्या होंगी, 1, 2, 3, तो इसमें जो बीच वाली संख्या होगी ये औसत होगा। बट यहाँ पर केस क्या है, ए, बी, सी और डी संख्याएं 4 हैं भाई। तो अब जो औसत इनका 42 है वो क्या होगा, ये जो बी और सी है इनके बीच में होगा 42। समझ में आई बात, यानी कि जो इनका है इनके बीच में हमारा औसत लाई करेगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप एक बार समझो इसको, बिल्कुल ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, पर 42 तो सम संख्या है। तो 42 से पहले क्या संख्या आएगी भाई, तो 42 से पहले जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 41। तो बी की वैल्यू 41 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से 43 हो जाएगी। इस 42 को अब आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 39 और यहाँ पे हो जाएगी हमारी 45। तो ये चारों लगातार विषम संख्याएं हो गई। विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होगा, आपको पता ही है। तो ये हमारी विषम संख्याएं हो गई, सीधी सी बात है। अब हमको बोला है बी और डी का गुणनफल, यानी कि बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, इनका गुणनफल। अब गुणा मत करने बैठ जाना, ठीक है, समझा रहा हूँ उसको समझ लो। यूनिट डिजिट, ठीक है, 75, सॉरी यहाँ पे आपका 45 गुणा 41, इनको गुणा करना है। तो देखिएगा जो हम गुणा करेंगे 5 एकम 5, यानी कि हमारा जो लास्ट का डिजिट होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा भाई। गुणा करने पे हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 किसी ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली ऑप्शन में है। तो ये आपका आंसर होगा, आंख बंद करके। गुणा मत करने बैठना, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपना समय बहुत कीमती होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही कम चैनल पे सीखने को मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बचा रखी हैं इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति एक शर्ट एवं एक पैंट 371 रुपये में खरीदता है। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करो आप बेसिक से, कितना समय लगाओगे मैं भी देखता हूँ, और जो मैं तरीका आपको बताऊँगा वहाँ से देखना आपको कितना समय लगता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ P से पैंट और मैंने S से लिख दिया शर्ट। समझना चीज़ को, ठीक है। शर्ट और पैंट का कुल मूल्य कितना है, 371 है। कितना है भाई, 371 है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो पैंट की कीमत है वो शर्ट की कीमत से 12% अधिक है। अब हमको दे रखा है यहाँ पे 12%। इस चीज़ को आप समझना कि अगर मैं 12% को फ्रैक्शन में लिखूँ तो मैं 12/100 लिखूँगा। ठीक है, अब 12/100 को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर कितना होगा, 4 तिया 12, नीचे आ जाएगा हमारा 25। यानी कि जो 12% की फ्रैक्शन है वो कितनी है भाई, 3/25 है। अगर मेरी शर्ट की कीमत 25 है तो जो पैंट की कीमत है वो उससे 12% अधिक है। यानी कि जो 25 है इसका 12% की वैल्यू कितनी है, 3 है।
और ये 3 अधिक है, इस चीज़ को समझना। तो जो पैंट की कीमत होगी वो होगी 28, 25 में हम 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, मैंने आपको ये सब समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बन जाती है यार। अब देखिएगा, पैंट की कीमत है 28 और यहाँ पे शर्ट की कीमत है कितनी, 25। समझ में आ गया भाई। 3/25 हमारा रेशो आया है। अगर पैंट की कीमत 25 है तो क्योंकि ये अधिक है तो 3 हमने जोड़ दिया इसमें, तो शर्ट की कीमत 25 है तो पैंट की कीमत हो जाएगी 28। अब यहाँ पे आपकी कीमत आ गई, चीज़ें यहाँ से आपकी बहुत आसान हो गई। इस ट्रिक से आप करेंगे तो 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ तो इन दोनों का टोटल कितना बनता है आपको देखना है। 8 और 5 कितना हो गया, 13। यहाँ पे हो गया हमारा 53 इन दोनों का टोटल। अब यहाँ पर टोटल 53 है, एक्चुअल में टोटल हमको दे रखा है 371, तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। 53 एकम 53, 53 सतह होता है हमारा 371। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। आपको पूछा है शर्ट की कीमत, तो इस अगर एक की वैल्यू 7 है तो शर्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25। 25 गुणा 7 आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 175 रुपये। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको बोल देता पैंट की कीमत, तो इस 7 को आपको 28 से गुणा करना था, तब आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये ट्रिक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। और ये ट्रिक नहीं है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप इसको एक्स वाई से मत करने लगना, अपना समय बहुत वेस्ट करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 43 है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 704 रुपये तथा 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, मूलधन बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपकी दर है वो है साधारण ब्याज पर, और जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। मान लीजिए पहले साल साधारण ब्याज अगर 40 रुपये है तो अगले 20, 30, 50 वर्षों तक वो हर साल सिर्फ 40, 40, 40 ही बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बोला है प्रिंसिपल निकालने को, मूलधन निकालने को, तो यानी कि प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रिंसिपल से 2 वर्षों बाद, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ 2, धनराशि कितनी हो रही है, 704 हो रही है। ठीक है, उसके बाद तथा 5 वर्षों में, यानी कि फिर अगले 3 वर्षों बाद हो रही है धनराशि कितनी, 800 रुपये। चीज़ें समझ में आ गई भाई, चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 3 वर्षों में कितना धन बढ़ा है। यहाँ पे 3 वर्षों में बढ़ा होगा ना, क्योंकि अगर 2 वर्षों में धनराशि 704 है, 5 वर्षों में धनराशि कितनी है भाई, 800 है, यानी कि यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5वें वर्ष में धनराशि 800 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है, यानी कि 3 वर्षों में आपको देखना है धनराशि कितनी बड़ी है। तो 3 वर्षों में इनके बीच का अंतर कितना है, 96 है। 3 वर्षों में धनराशि बढ़ी है 96 रुपये। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब 96 रुपये अगर 3 वर्षों में बढ़ी है, ब्याज है आपका साधारण, तो क्या करेंगे आप, पहले आपको निकालना है 1 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, तो 1 वर्ष में आपकी 32 रुपये जो है वो धनराशि बड़ी है। ठीक है जी। अब 32 ही आपकी हर साल धनराशि बढ़ रही होगी। अब आप आ जाओ पहली स्टेटमेंट पे, कलर चेंज करता हूँ इसका। देखिएगा 2 वर्ष में धनराशि कितनी हो रही है, 704 हो रही है। 704 अगर धनराशि हो रही है तो इसके अंदर 2 साल का साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ होगा, तभी जाके धनराशि 704 हुई है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 32 है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, तो यानी कि इस 704 में 64 भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं 64 इसमें से निकाल दूं तो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। चीज़ें समझ में आ गई। तो 704 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 0, 9 में से 3 6 गए, कुछ गड़बड़ हुई क्या, हाँ ठीक है, 10 में से 6 गए 4, यानी कि 640 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा सबको समझ में भी आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि 10 मित्र परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलानों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में आने लगे हैं, लास्ट ईयर भी आया था और उससे पहले भी एक बार आया था। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करने का आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, जो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाएंगे, ठीक है,
तो वो जो है आपस में भी एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे। तो आप कुछ लोग इसका आंसर 50 कर देते हैं सीधा उठा के, जो कि गलत आंसर है। 50 आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी आपको ट्रिक पता होना चाहिए, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया, संगठन में गया, वहाँ मैंने प्रत्येक आदमी से हाथ मिलाया, ठीक है। या फिर ऐसा बोल देता है कि जो प्रत्येक आदमी ने क्या किया, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितने हैंड शेक हुए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये ट्रिक आपको लगानी है। इस ट्रिक को मैं लगा के आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। ये जो n क्या है, ये n जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू 10 है, और यहाँ पे 10 गुना n माइनस 1 करेंगे तो 10 गुना 9 हो जाएगा, है ना। n है 10, 10 में से एक जाएगा 9, तो 10 गुना 9 हो गया, और बटे में हमारा 2 है, n गुना n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 5 निम कितना होता है भाई, 45 होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा गणित का। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में हैं, ठीक है। इसको करेक्ट करना, आपको क्या करना है, 3:4:6 के अनुपात में है। तो त्रिभुज कौन सा है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को आपके लिए बेसिक पता होना चाहिए था, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं ऐसी दे रखी हैं, सबसे बड़ी भुजा का माप बताओ। तो वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो देखिएगा, इसके लिए मैं आपको 1 सेकंड लूँगा, आपका 1 मिनट आपका मैं बेसिक क्लियर करना चाहूँगा कि मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है जिसके तीनों कोणे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैंने माना सी बड़ी भुजा, सी माना बड़ी भुजा है, कौन सी भुजा है, बड़ी भुजा है, तो देखिएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। यदि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बराबर सी स्क्वेयर के हो तो ये कौन सा त्रिभुज होता है भाई, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज। इसमें आपने देखा होगा पाइथागोरस लगता है ना, इसी फॉर्म में लगता है वो, ठीक है। अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बड़ा होगा सी स्क्वेयर से, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अगर सी स्क्वेयर से छोटा है, यानी कि सी स्क्वेयर यहाँ पे बड़ा हो गया, फिर इन दोनों से सी स्क्वेयर बड़ा हो गया, तो ये कौन सा कोण होता है, ये होता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बड़ा होगा सी स्क्वेयर से, तो ये होगा हमारा न्यून कोण। कौन सा कोण होगा भाई, न्यून कोण होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उम्मीद करूँगा आपका बेसिक क्लियर होगा। तो देखिएगा, इसको रफ करते हैं, 3:4:6 ए बी सी, माना सी बड़ी भुजा है, ठीक है। आप किसी को भी बड़ी भुजा मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 6 देखा है तो बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा किसी को भी मान सकते हैं, बट वैसे बड़ी भुजा आपकी सी ही होगी, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे हमारा होगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 36 हो गया, ठीक है। तो 9 को अगर मैं 16 में जोड़ूंगा तो कितना होगा, 25 होगा। यानी कि 36 जो है वो 25 से क्या है, बड़ा है। तो ये कौन सा कोण होगा भाई, अगर सी बड़ा हो गया तो ये होगा अधिक कोण। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा आपका बेसिक भी। अब यहाँ पे हमारा रीजनिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। भाग 4, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न रिक्त कूट संख्या ज्ञात करो। मतलब आपको ये सीरीज़ दे रखी है, आपको बतानी है आगे की सीरीज़ क्या होगी। और रीजनिंग के लिए मैं आपको समय नहीं दूंगा, फटाफट हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिएगा, रोज़ाना हमारी 10 बजे क्लास होती है, जैसे आज हुई है, तो रोज़ाना आपको 10 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। हर संडे हम प्रैक्टिस है डिस्कस करेंगे, और बाकी दिन हमारी क्लासेस रहेंगी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखिएगा, b की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब 2 से 8 बना है, यानी कि 2 की इन्होंने क्या किया है, क्यूब किया है। 2 की क्यूब होती है 8। d की वैल्यू कितनी होती है भाई, 4 होती है। ऐसे ही हम 4 की क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा असंगत है, प्रेम, क्रोध, घृणा,
रोना। तो देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं। प्रेम जो है ये अकेला जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऑप्शन ए जो है प्रेम सबसे अलग है। 48, निम्न रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? मक्खन, दूध, पुस्तक, डैश। तो दूध से क्या बनता है? दूध से बनता है मक्खन, ऐसे ही कागज़ से बनेगी हमारी पुस्तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिन्होंने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने इस तरह। तो देखिएगा ये कैसे सॉल्व किया है। 5 से 36 बनाया कैसे है? 5 से आगे की रकम क्या आएगी भाई? 6 आएगी। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ठीक है। 6 से आगे की रकम क्या आएगी? 7 आएगी। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिएगा फिर से लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ जाने से पहले, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आपका स्कोर चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको हमारा सेशन हेल्पफुल लग रहा होगा, हमारी क्लासेस हेल्पफुल लग रही होंगी। तो देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा है। 7 गुणा 8 56, 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 6 30। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे आपको हेल्पफुल लगा होगा हमारा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, माफ़ी चाहूँगा। इसकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके इसकी PDF डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे आप ऑफलाइन भी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।